ओके, चलिए। वेलकम बैक गाइस, गुड इवनिंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सबकी पढ़ाई मस्त चल रही है। हमारी एग्जाम्स नियर है, शायद आप लोग जून अटेम्प्ट ही दे रहे हो। मुझे राहुल सर ने बताया कि आप जून अटेम्प्ट देने वाले हो, जुलाई सॉरी जुलाई अटेम्प्ट देने वाले हो। तो हमें 10 to 15 डेज में पूरा इकोनॉमिक्स कवर करना है। तो बेसिकली एक रफ स्केच देख लेते हैं इकोनॉमिक्स का। अच्छा, इसके पहले आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है क्या कभी? इसके पहले कभी किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ा था क्या? ये सारा पढ़ रखा है कि आपने? ये रिवीजन है या क्या है आप लोग का? मुझे थोड़ी क्लैरिटी दे दीजिए। अगर रिवीजन होगा तो हम उस तरीके से लेंगे, या अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो सी सेट का इकोनॉमिक्स तो हम उस तरह से लेंगे। क्या है कि आपका रिवीजन है या क्या है? पादन, जोर से बोलिए थोड़ा। कमेंट में लिख के बताइए, कमेंट में। ओके, सो जैसे कि हम देख रहे हैं इसके हमारे सब्जेक्ट के नाम में ही लिखा है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट, ऐसे हमें दो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं इसमें। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट दोनों का वेटेज मिला के हो रहा है 50 मार्क्स। 25 मार्क्स के लिए हमें अराउंड 25 मार्क्स का हमें इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, और 25 मार्क्स का हमें बिजनेस एनवायरनमेंट पूछा जाएगा। ठीक है। एंड वी ऑल आर अवेयर दैट हमारा जो इकोनॉमिक्स का पेपर है ये है एमसीक्यू बेस्ड। एमसीक्यू बेस्ड मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो क्या सर 50 मार्क्स के लिए 50 आने वाले हैं? नहीं, हमें 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं कैरिंग 2 मार्क्स, मतलब 30 मार्क्स का हो गया ये। और 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं कैरिंग 1 मार्क, तो मतलब 20 मार्क्स ये। तो ऐसे कुल मिला के 50 मार्क्स का हमारा सिलेबस होने वाला है। ठीक है। एंड सबसे अच्छी बात इसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या? एज वी ऑल नो सर, सी सेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब हमें आंसर आता है या नहीं आता है, हमें टिक मार्क तो लगा के आना है, हमें आंसर को ऑप्ट तो करके आना है। क्योंकि गलत रहा तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, लेकिन गलती से तुक्का लग गया तो बल्ले बल्ले, मार्क्स तो मिल नहीं है। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में 5 टॉपिक्स है। बेसिक वाला जो डिमांड सप्लाई का होता है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 11th 12th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। सेकंड है सर नेशनल इनकम, बड़ी बड़ी बातें करना है हमें इसमें। यूनियन बजट जो हर साल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर चीख चीख के चिल्लाते हैं 28 फरवरी एवरी ईयर। यूनियन बजट बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है यूनियन बजट। बाद में इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ये तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच वाला टॉपिक है। क्या क्या फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे पास, कहाँ कहाँ हम हमारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ कर सकते हैं, ये सारे एवेन्यूज हमें पता चलने वाले, मतलब प्रैक्टिकल। देखिए, रौनक सर का क्लास करके सीसेट इकोनॉमिक्स तो आप पास कर जाओगे, लेकिन डाउन द लाइन 5 इयर्स के बाद, 10 इयर्स के बाद भी आपको ये याद आने वाला है कि इकोनॉमिक्स में जो हमने पढ़ा था ना भैया जी, ये कोई थेरोटिकल या कोई सिर्फ एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, एकदम ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव लेके हमने पढ़ा है। रियल लाइफ में आपको काम में आने वाली चीजें हम देख रहे हैं ये। ठीक है। बाद में बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी एज अ होल, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट हो। आपको आपके रिलेटिव्स, आपके क्लाइंट्स, आपके ऑरा में जितने भी लोग हैं, आपके फ्रेंड्स जो साइंस बैकग्राउंड से है या जो आर्ट्स बैकग्राउंड से, मतलब जिनका कॉमर्स से कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो भी आपको पूछेंगे यार अभी तो पैंडेमिक आया है, तुझे क्या लगता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी है? ग्लोबल इकोनॉमी के कंपैरिजन में इंडियन इकोनॉमी अच्छा कर पा रही है या नहीं कर पा रही है? तो ये 5 टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स में।
ये 5 टॉपिक्स हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, इनका वेटेज रहेगा 25 मार्क्स। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं दूसरा सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब एज वी ऑल नो एनवायरनमेंट हमारा सराउंडिंग, और बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस करने का एनवायरनमेंट कैसा होता है, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद में की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमारा बिजनेस फैसिलिटेट करते हैं, है ना, जैसे कि सेबी होता है, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, इरडा होता है, इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करता है, आरबीआई होता है सर हमारी बैंक्स को ध्यान रखता है ना। तो ये है की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो 5 और 3 ऐसे कुल मिला के 8 टॉपिक्स हम आने वाले 10 से 12 दिन में एकदम क्विकली 2 आवर्स 3 आवर्स डेली पढ़ के खत्म करेंगे। सो एक बार चलिए एक थंब बता दीजिए आप सब, रेडी हो हमारी ये बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग जर्नी के लिए? थंब बता दीजिए जल्दी, पलक, सुहानी, ईशा, रेडी हो जर्नी के लिए? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ओके ओके ओके। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एक एक चीज पढ़ेंगे भैया जी हम। पहले डिमांड, बेसिक्स ऑफ डिमांड। डिमांड पता है किसी को क्या होती है? डिमांड पता है किसी को? ये पढ़ रखा है आपने कभी? डिमांड क्या होती है? एनी आइडिया, एनी क्लू? ओ माय गॉड, किसने आंसर दिया है ये? बहुत ही ओके, मैंने आंसर दिया है सर। मैं जो बैठी हूँ ना आपके कैमरा के सामने, मैंने आंसर दिया है सर। ठीक है, तो ओके ओके चलो। डिमांड सर, हम हमारे पेरेंट्स से मांगते हैं पापा मुझे आईफोन चाहिए, पापा मुझे घड़ी चाहिए, पापा मुझे 2 व्हीलर चाहिए, ये डिमांड ही है ना। हम भगवान से मांगते हैं, हे भगवान मुझे ऑडी दे दे, हे भगवान मुझे फरारी दे दे, हे भगवान मुझे दौलत दे दे, शोहरत दे दे, इज्जत दे दे। ये क्या हमारे डिमांड है क्या? ठीक है, डिमांड है क्या? हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ चीज मांगता रहता है, हमारा तो काम ही है मांगने का। तो ये जो हम मांग रहे हैं उससे क्या डिमांड क्रिएट हो जा रही है? हम हमारे पेरेंट्स से आईफोन मांग रहे हैं तो ये क्या डिजायर डिमांड क्रिएट हो गई? नहीं, ये सब क्या है सर? सिर्फ हमारी डिजायर है। ये है सर हमारी डिजायर। हम चाहते हैं कि हम अरमानी का सूट पहने, राडो की घड़ी पहने, मर्सिडीज से क्लास आया जाए। ये सब क्या है? हमारी डिजायर है, डिजायर। लेकिन एक्चुअल में ये होता है क्या? नहीं। अगर हमें चाहिए ऑडी, मेरी दिल से इच्छा है कि मैं ऑडी में क्लास में आऊं, तो ये मेरी डिजायर है। लेकिन ये मेरे डिजायर को फुलफिल करने के लिए मुझे कुछ लगेगा। ईशा को पता है क्या लगेगा? सर विटामिन एम लगेगा, विटामिन एम। चंचन, मनी, मनी पैसा, रोकड़ा, मतलब एबिलिटी टू पे होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे। जैसे कि पूरे इकोनॉमिक्स में हम प्यार से कहने वाले हैं विटामिन एम। एम मतलब मनी। ठीक है, हमें डिजायर होना चाहिए, साथ में एबिलिटी टू पे होना चाहिए। अब रौनक सर की इच्छा, जैसे कि हमारी अगर डिजायर है कि हमें ऑडिट चाहिए, एबिलिटी टू पे 50 लाख रुपयों की ऑडी आती है, लेकिन क्या डिजायर और एबिलिटी टू पे दोनों भी बातें होगी तो क्या उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड आ जाएगी क्या? नहीं। आपको तो पता है रौनक सर का नेचर बहुत ही कंजूस है। माँ कसम साहब हमारे पास रोगड़ा बहुत है, 50 लाख रुपया हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन रौनक सर क्या कहते हैं? भैया जी ऑडी में कितने चक्के हैं? 4। नैनो में कितने चक्के हैं? 4। ऑडी में 4 चक्के, नैनो में 4 चक्के, तो 50 लाख क्यों खर्च करने का? 3 लाख रुपए की रौनक सर तो नैनो खरीदेंगे। मतलब विलिंगनेस भी होनी चाहिए। रौनक सर की विलिंगनेस ही नहीं है, रौनक सर की विलिंगनेस, इच्छा ही नहीं है कि वो 50 लाख रुपए इस ऑडी पे खर्च करे। तो मार्केट में अगर सिर्फ डिजायर है तो क्या डिमांड है क्या? नहीं। डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे है तो क्या डिमांड है क्या? नहीं। मतलब
तीनों कंपोनेंट्स चाहिए। कौन से? हमारी डिजायर होना चाहिए, एबिलिटी टू पे होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए। जब ये तीनों भी कंपोनेंट मिल जाते हैं तब जाके उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होती है ना। जब ये तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तब मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड आएगी। इतने से समझाएगा नहीं सर, थोड़ा और समझाओ सर, थोड़ी और गहराई में जाओ। अभी क्या चल रहा है? जून, अगस्त में आने वाली है क्या सर? रक्षाबंधन आने वाली है ना, रक्षाबंधन आने वाली है। तो हमने देखा कि रक्षाबंधन आने वाली है, हमारे भैया हमें कुछ गिफ्ट देने वाले हैं। तो हमने क्या बोला, यार बहुत टाइम हो गया, मुझे तो आईफोन, एप्पल की वॉच चाहिए, एप्पल वॉच चाहिए। ठीक है, तो एप्पल वॉच चाहिए। ईशा ने कहा मुझे तो एप्पल वॉच चाहिए। अब एप्पल वॉच चाहिए मतलब ये क्या हो गया? ईशा की डिजायर है। अब ईशा को एप्पल की वॉच कौन देने वाला है? ईशा की ब्रदर। अब ईशा को पता है यार मेरे भैया बड़े हो गए, उन्हें पॉकेट मनी भी अच्छी मिल रही है, उनका बिजनेस भी मस्त चल रहा है। अगर कॉलेज में है तो पॉकेट मनी, अगर बिजनेस मैन है तो बिजनेस। ठीक है, अब ईशा को पता है, किसी भी स्टूडेंट को पता है कि हाँ, कौन देंगे? अच्छा ठीक है, राहुल सर। ठीक है, अब ईशा की डिजायर है कि ईशा को चाहिए एप्पल की वॉच। हाँ ठीक है, रक्षाबंधन आ रही है, अगस्त आ रहा है, अगस्त में, तो ईशा की डिजायर क्रिएट होगी, एप्पल की वॉच चाहिए। अब सेकेंड फैक्टर क्या सिखाया था रौनक सर ने? एबिलिटी टू पे। राहुल सर की एबिलिटी टू पे, राहुल सर तो एप्पल की वॉच, एप्पल की मैकबुक, एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स है ना सभी दे सकते हैं ईशा को। तो मतलब एबिलिटी टू पे भी है, सेकेंड फैक्टर भी है। पहला फैक्टर डिजायर हो गया, सेकेंड फैक्टर एबिलिटी टू पे, दोनों भी फैक्टर हो गए। लेकिन 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 क्योंकि ईशा ने पढ़ाई नहीं की है पिछले 1 महीने से, राहुल भैया की इच्छा ही नहीं है कि ईशा को एप्पल की वॉच दे। राहुल भैया की विलिंगनेस ही नहीं है। जा ईशा, मैं तुझे एप्पल की वॉच नहीं देता, एक डमी चाइना की वॉच ला देता हूँ फ्लिपकार्ट से 200-400 रुपयों की। मतलब उस प्रोडक्ट की, कौन सा प्रोडक्ट? एप्पल के वॉच की डिमांड हुई क्या क्रिएट? नहीं। डिजायर थी, एबिलिटी टू पे थी, लेकिन विलिंगनेस नहीं थी। तो मतलब प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट नहीं हुई। डिमांड कब क्रिएट होती है भैया? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। तीन कौन से फैक्टर्स बताए सर ने? बोलो, रिपीट। ठीक है, डिजायर, एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस। ठीक है, अगर आप जब डेफिनेशंस पढ़ोगे ना तब आपको यही सब मटेरियल मालूम मसाला मिलने वाला है। आप सिर्फ मुझसे ज्ञान बटोर लो जितना बटोर सकते हो। ठीक है, तो ये था, हमने पढ़ा डिमांड के बारे में। अच्छा सर, अब जरा ये बताना डिमांड एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम? डिमांड एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो डिमांड एक्सप्रेस करने के लिए हमें फिर से तीन बातें लगती है। ठीक है, एक चाहिए होती है क्वांटिटी, एक चाहिए होती है क्वांटिटी, एक चाहिए होती है रेट, एक चाहिए होता है रेट, और तीसरा चाहिए होता है टाइम। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड, मैंने अगर बोल दिया कि XYZ की 1000 डिमांड है, तो वो क्या 1000 मतलब क्या? तो वो 1000 को डिफाइन करने के लिए हमें तीन फैक्टर्स लगेंगे, क्वांटिटी, रेट, टाइम। हमारे एग्जांपल ले, ईशा कितनी घड़ी चाहिए तुम्हें, कितनी वॉच चाहिए? सर मैं तो एक में ही खुश हूँ, एक में ही मेरा जीवन सफल है। मतलब ईशा को एक एप्पल की वॉच चाहिए। ठीक है, रेट, रेट जो भी हो, मतलब रेट 20,000 25,000 जो भी होगा, एक पर्टिकुलर प्राइस 20,000 की पकड़ लेते हैं। टाइम कब चाहिए? रक्षाबंधन पे चाहिए। कब चाहिए? रक्षाबंधन पे चाहिए। ठीक है, तो मतलब हम जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड समझ रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विस, जी हाँ सर्विस की भी डिमांड होती है, तो हम किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड को कैलकुलेट कर रहे हैं या समझना चाहते हैं या उस पर कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम उसे डिमांड को एक्सप्रेस करना होगा। एंड एक्सप्रेस करते हैं क्वांटिटी, रेट और टाइम, इस तीन चीजों में। मतलब टाइम, जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट की आपने कहा कि मान लीजिए आईफोन, आईफोन की डिमांड है, कितनी क्वांटिटी की डिमांड है? 500 क्वांटिटी की डिमांड है। क्या रेट पे? अगर आईफोन 1 लाख रुपए में मिलेगा, आईफोन 12 अगर 1 लाख रुपए में मिलेगा, तो 500 हैंडसेट्स की डिमांड है। कब भैया जी? आज या नेक्स्ट वीक में, है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ऐसा नहीं कि 500 प्रोडक्ट की डिमांड लाइफ लॉन्ग रहेगी, ऐसा है क्या? नहीं। आज
जैसे कि हमने देखा सर, जब लॉकडाउन लगा था तब मास्क की कितनी डिमांड थी, N95 250 में मिलता था, 95 वाला मास्क 250 में मिलता था, N95, है ना। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उस प्रोडक्ट की उतनी डिमांड थी। लेकिन आज N95 अगर आपको कोई 250 में देगा तो आप क्या बोलोगे, ओ भैया जी लेड़े हो गया, अभी तो 50 रुपए में मिलता है। इतना ही नहीं, घर घर में 20-20 रुपए के मास्क मिल रहे हैं सर अभी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम डिमांड को देखते हैं। सो आई होप आपको डिमांड का कंसेप्ट क्लियर हुआ है। चलो जल्दी से यस नो बोलो, हम सब बता दो। डिमांड का कंसेप्ट क्लियर हुआ है? यस सर, ओके ठीक है। पलक आपको समझ में आया है? ओके, इसके पहले भी कोई बैच में थे क्या पलक आप मेरे? मैथ्स में थे क्या शायद? ठीक है, ओके। तो डिमांड देख लिया हमने, अब हम देखेंगे सर लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, चिल्ला चिल्ला की, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख दो। अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम होगी, और प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। क्या बोल दिए सर, कुछ समझ में नहीं आया? रौनक सर बोले अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स को अगर हमने कांस्टेंट रख दिए तो अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सही लग रहा है आपको ये कि गलत लग रहा है? ये जो बात है ये सही लग रही है या गलत लग रही है? प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम। सर जाहिर, म्यूट करिए म्यूट करिए म्यूट करिए म्यूट करिए। सर जाहिर सी बात है, प्राइस अगर ज्यादा है, ज्यादा महंगे में कुछ मिल रहा है तो हम खरीदेंगे क्या? नहीं। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। According to the law of demand, other things being equal, if price of a commodity falls, the quantity demanded of it will rise, and if price of the commodity rises, its quantity demanded will decline. It implies that there is an inverse relationship. कैसा रिश्ता है ये inverse? कैसा रिश्ता है ये inverse? है ना? Between the price and quantity demanded. इसे लिखते कैसे हैं देखो, ये हमने लिखा प्राइस इज, ठीक है, ऐसा लिख रहे हैं 1 अपॉन डिमांड लिख रहे हैं, मतलब इनवर्स है। कैसा है? इनवर्स। प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है ना। इन अदर वर्ड्स, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर एट अ लोअर प्राइस देन एट अ हायर प्राइस। जैसे कि सर आईफोन मिल रहा है 1 लाख रुपए का, तो उसकी डिमांड कितनी है? हर कोई खरीद रहा है क्या? नहीं। लेकिन ये 1 लाख रुपीज का आईफोन कम होके 40,000 में मिलने लगे तो उसके बायर्स बढ़ जाएंगे, है ना। ज्यादा लोग आईफोन खरीदने लगेंगे, है ना। तो अगर प्राइस कम होती है तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। ये टेबल के जरिए हम देख लेंगे। प्राइस पर कैन, एक कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है एक्स, उसकी प्राइस देख रहे हैं। अगर उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, जैसे कि अगर मैगी, हम देखते हैं मैगी कैन की जगह हम ले लेते हैं मैगी, ठीक है, जो भी 10 12 15 रुपए की मैगी आ रही है उसका एग्जांपल लेते हैं। अगर मैगी की प्राइस बहुत ज्यादा है, 80 रुपयों में मैगी मिल रही है, तो कोई मैगी खरीदेगा क्या? नहीं, उसकी डिमांड कुछ भी नहीं रहेगी। लेकिन वही अगर एकदम सस्ते में फ्री में कुछ मिल रहा है, फ्री का है ना सर, आन दो, फ्री का है ना, ये भी ला लो वो भी ला लो, सब खा लेंगे, पेट में जगह हो या नहीं हो हमें सब चलता है, फ्री का सब आने दो सर। तो फ्री का है तो उसकी डिमांड देखो कितनी ज्यादा है।
वही अगर प्राइस उसकी ज्यादा है तो उसकी डिमांड एकदम कम है। तो जैसे जैसे हम प्राइस कम करेंगे, 80 से 70 पे आए, हमने प्राइस थोड़ी कम की तो उसकी डिमांड देखो 0 से 200 हो गई। ठीक है, हमने प्राइस और कम की, 70 से 60 पे आए तो उसकी डिमांड 200 से बढ़ के 400 हो गई। हमने प्राइस और कम की तो देखो उसकी डिमांड और बढ़ गई। तो जैसे जैसे हमने प्राइस कम की वैसे वैसे डिमांड बढ़ी, जैसे जैसे हमने प्रोडक्ट की प्राइस कम की वैसे वैसे उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। इसे ही हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब इसे अगर हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। एक्स एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स पे हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, क्वांटिटी, और वाई पे हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, प्राइस। ठीक है, अगर प्राइस एकदम ज्यादा है, मान लीजिए 80 प्राइस है, 80, तो प्रोडक्ट की डिमांड कैसी थी, ये यही इसी को हम प्लॉट कर रहे हैं। तो डिमांड कितनी थी, 0, है ना। तो डिमांड कितनी थी, 0, तो हमने यहाँ प्लॉट किया ये। ठीक है, फिर हमने देखा अगर प्रोडक्ट की प्राइस 40 हो गई तो डिमांड कितनी हो गई, 800। तो हमने देखो प्राइस को 80 से कम करके 40 पे लाया तो डिमांड 0 से बढ़ के कहाँ चलेगी, 800। तो जब हमने कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ किया तो हमें ये पॉइंट मिला बी। जब प्राइस हमने 60 की थी तो डिमांड हो गई थी 40, तो 60 और 400 को जोड़ के हमें ये पॉइंट मिला। तो जैसे जैसे हम कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते जाएंगे तो हमारा एक कर्व आएगा, हमें एक कर्व मिलेगा, उसे हम कहेंगे डिमांड कर्व, उसे हम कहेंगे डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व ये हो गया ग्राफ पे अगर प्रेजेंट करना हो तो। आपको तो ग्राफ पे प्रेजेंट वगैरह कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब कोई भी लॉ हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ assumption होते हैं। तो assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जो हमने पढ़ा है ना भैया जी, इसके कुछ assumptions है। क्या assumption है, नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है ना सर, अगर हमारी इनकम बढ़ गई, पहले हम 10,000 रुपए महीना कमाते थे तो हमारे खर्चे भी कम थे, आज हम 1 लाख रुपए महीना कमा रहे तो हमारे खर्चे भी ज्यादा है। जाहिर सी बात है ना, बचपन में जब हम 5th-6th स्टैंडर्ड में थे, हमें 20 रुपए हफ्ते के मिलते थे पॉकेट मनी, तो 20 रुपए मिलते थे तो हम खर्चे भी उतने कम करते थे, 20 हफ्ते में पूरा हफ्ता निकल जाता था। हम बचपन में खाते ही क्या थे, स्कूल छूटने के बाद 6th-7th में स्कूल छूटने के बाद में खट्टी इमली खाते थे, आइस गोला खाते थे या चटपट खाते थे, उसी में हमारा मजा हो जाता था। लेकिन सर अब तो हम 11th में चले गए, 12th में चले गए, अब सर 10-20 रुपयों में कुछ नहीं होता, हमें तो सीसीडी में जाके पार्टी करनी पड़ती है, हमें तो कैफे में जाके 50 रुपए की कॉफी पीना पड़ता है ना। तो जब आपकी इनकम बढ़ी तो आपकी प्रोडक्ट का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ती है। तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते समय हमने असम्पशन क्या लिया कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम कांस्टेंट है, जितनी पहले थी उतनी ही अभी है। ठीक है, नो चेंज इन कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस, हम पहले भी चाय पीते थे, आज भी चाय पीते हैं, हमारे प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होने को ना। ठीक है, ये एक असम्पशन है। नो चेंज इन फैशन, नो चेंज इन फैशन, जैसे कि फैशन से रिलेटेड क्या एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे हिमेश भैया 2006-7-8 में हिमेश रेशमिया का एक दौर चला, तो हिमेश सर क्या पहनते थे, कैप पहनते थे, है ना। तो स्कूल में, कॉलेज में हर कोई स्टूडेंट, हर कोई जो मेल स्टूडेंट होता था, जो भी लड़के लोग होते थे, क्या कैप पहन के आने लग गए। तो क्या हो गया था, कैप की उस समय डिमांड बढ़ गई थी। लेकिन अब फैशन चेंज हो गया, अब कोई कैप पहनता है क्या, नहीं, अब कोई कैप नहीं पहनता है इतना ज्यादा, तो कैप की डिमांड कम हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो फैशन को कांस्टेंट रखना है, कंज्यूमर की इनकम को कांस्टेंट रखना है, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को कांस्टेंट रखना है। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये अभी है क्या, एक मिनट देख लेने दो। रिलेटेड गुड्स, चलो ये हमें डिटेल में नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको क्या है। ठीक है, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। एनी आइडिया, रिलेटेड गुड्स मतलब क्या होते हैं, किसी को कोई आइडिया है? सब्स्टिट्यूट मतलब रिलेटेड गुड, अच्छा ओके, और लिख लेना मेरे साथ साथ,
रिलेटेड गुड्स लिख लो मेरे साथ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। एक होता है सर सब्स्टिट्यूट, एक होता है सब्स्टिट्यूट, और एक होते हैं सर कॉम्प्लीमेंट्री, एक होते हैं सर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मतलब, सब्स्टिट्यूट का नॉर्मल इंग्लिश मीनिंग क्या है? सब्स्टिट्यूट चाय नहीं तो कॉफी, है ना, चाय नहीं मिली तो कॉफी। क्या है ना कि अभी सर बरसात के मौसम है, रौनक सर की क्लास सुबह सुबह 6 बजे होती है, नींद नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम रोज सुबह चाय पी के आते हैं, गरम गरम चाय पी के आते हैं। लेकिन जब हम एक दिन सुबह उठे तो हमने देखा कि जो घर में वेसल होता है ना, हमारा चाय का कंटेनर होता है ना, जिसमें टी लीव्स होती है, वो खत्म हो गया। अब हमने क्या किया, हमने बोला यार रौनक सर को हमने 25,000 रुपए इकोनॉमिक्स के दे रखे, क्लास बंक तो नहीं कर सकते, इकोनॉमिक्स की क्लास में जाना तो है लेकिन नींद भी नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या करते, चलो चाय नहीं है कॉफी है घर में, कॉफी पी लेंगे। हमें क्या चाहिए, अल्टीमेटली ताजगी चाहिए, हमारी नींद नहीं जानी चाहिए। चाय नहीं मिली तो कॉफी से हम काम चला लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बॉडी में ब्लड की जगह टी दौड़ती है, हमको चाय चाहिए मतलब चाहिए। सुबह चाय नहीं मिली तो सिर दुखेगा, दोपहर में चाय नहीं मिली तो चक्कर आएंगे। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए नहीं है ये सब्स्टिट्यूट, चाय नहीं तो कॉफी चल जाएगी। तो ये क्या है, रिलेटेड गुड्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब हमने सर कार खरीदी है, कार मस्त है ना, कार खरीदी है, धक्का मारो और चलाओ, चलेगा ना? कार को धक्के मार के चला लोगे ना क्या? नहीं सर, कार चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, पेट्रोल। कार खरीदी है तो पेट्रोल तो लगेगा ही सर, तो कार और पेट्रोल क्या हो गया सर, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, है ना। पेन है, पेन के लिए हमें इंक लगेगी, तो ये क्या है सर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। तो दो तरह की रिलेटेड गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट्स। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है या सब्स्टिट्यूट्स है, इसका मतलब जो रिलेटेड गुड्स है उनकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, उनके प्राइस में चेंज नहीं आना चाहिए। ये हमारा एक असम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है। अच्छा, इस पे मैं ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेटेड गुड्स वगैरह के बारे में कुछ है नहीं। लेकिन 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 अगर आपको फिर भी इस पे ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आप मुझे 9404855973 यानी कि जो मेरा नंबर है, इसके आप मुझे व्हाट्सएप करके बता देना कि सर हमें ये और समझना है, तो मैं आपको एक वीडियो लिंक दे दूंगा, जो आप देख लोगे तो आपको ये जो डिमांड एंड सप्लाई का टॉपिक है बहुत ज्यादा डिटेल में समझने मिल जाएगा। हमारे कंपनी सेक्रेटरी के सिलेबस में ज्यादा डिटेल में नहीं है, सब ऊपर ऊपर चाहिए, लेकिन हार्डली 1.5 या 2 आवर्स का मेरा रिकॉर्डिंग है एक सीए फाउंडेशन का, अगर आपको वो देखना है तो आप वो देख सकते हो, उसमें काफी डिटेल में ये टॉपिक कवर किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट असम्पशन क्या है, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंजेस और शॉर्टेज। देखो हमें कैसा लगता है कि अभी क्लास में बैठे हम 5 बज रहे, लेकिन न्यूज आई, मोदी जी आए न्यूज पे मीडिया में, मित्रों आज रात 12 बजे से पेट्रोल और डीजल की कीमतें 200% बढ़ा रहे हैं। मतलब जो 100 रुपए का पेट्रोल है वो आपको 300 या 400 रुपए लीटर में मिलने वाला है। तो आप क्या करोगे, क्लास छुट्टी कि चलो पेट्रोल पंप पे जाएंगे पेट्रोल भराएंगे। प्राइस बढ़ा है क्या पेट्रोल का? अभी नहीं, नहीं अभी नहीं। कब बढ़ने वाला है? रात के 12 बजे। बढ़ा है क्या? नहीं, बढ़ने वाला है। तो हम क्या करेंगे, बढ़ने वाला है ना, फिर भी आज ही पूरी टैंक फुल करा लेंगे, जयस्तंभ से लेके राजापेट तक के लाइन लग जाएंगे पेट्रोल भराने की, है ना। तो नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, हमें ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बार फिर से समझ लो, हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशन। पहला एजम्पशन था कि कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, प्रेफरेंस में चेंज नहीं आना चाहिए, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में नहीं आना चाहिए, फैशन में नहीं आना चाहिए, फ्यूचर प्राइस चेंज का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, नो चेंज इन साइज एज कंपोजिशन, ठीक है। देखो जो एरिया में हम रहते हैं, मतलब जो एरिया हमने कवर किया है, उस एरिया की पॉपुलेशन कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 10,000 लोग थे ना, तो अभी भी 10,000 रहने चाहिए। 10 के 20,000 हो गए, तो जाहिर सी बात है जितने इंसान ज्यादा उतनी ज्यादा डिमांड, तो पॉपुलेशन में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। नो चेंज इन द रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर, ज्यादा नए ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होने चाहिए।
नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जैसा है सब। मतलब इन शॉर्ट सर लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ रहे हैं ना, तो लॉ ऑफ डिमांड इटसेल्फ पहली लाइन में बोल दिया था क्या, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब जितने भी फैक्टर्स है ना सर, सब फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दो, सिर्फ प्राइस के साथ छेड़छाड़ करो, प्राइस के साथ जो हमने छेड़छाड़ की उसके वजह से डिमांड में जो फ्लक्चुएशन आने वाला है उसी को हम बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, नो चेंज इन वेदर कंडीशंस, ठीक है, जाहिर सी बात है वेदर चेंज हो गया। मान लीजिए अभी बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में कोई चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे कि क्या, बरसात का मौसम है तो सर हमें स्वीट कॉर्न चाहिए, गरम भुट्टे चाहिए, है ना, भेल पूरी पानी पूरी की डिमांड बढ़ जाती है ना। तो वेदर के वजह से भी प्रोडक्ट का डिमांड कम ज्यादा होता है, तो ये सारे चीजों को कांस्टेंट रखना है, इन चीजों के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो दिस वर द लॉ ऑफ दिस वर द अजम्पशन फॉर द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, ओके। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किस, हाँ ठीक है, ओके ठीक है। अभी 5 बजे सर का क्लास है क्या? अभी 5 बजे क्लास है आपका, नया दूसरा लॉ का क्लास है क्या अभी 5 बजे? हेलो, हेलो, अभी क्लास है आपका 5 बजे? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ओके, ठीक है। तो एक काम करते हैं, शायद 5 बजे क्लास है आपका, तो एक काम करते हैं आज का सेशन यही एंड करते हैं, और कल हम हाँ, कल अराउंड कल से हम अराउंड 2 आवर्स का क्लास लेंगे, 5 to 7, ओके। आज शायद सर का सेटअप रेडी नहीं था, तो आज इसलिए मैंने 4 बजे ले लिया है। कल से इकोनॉमिक्स का बैच हम 5 to 6:30 या 6:45 तक लेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अभी आपको घर जाके आज जो भी हमने पढ़ा है वो एक बार पढ़ लेना है अच्छे से, और जो भी डाउट्स होते हैं एनी टाइम मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करना है, आपको आपको रिवर्ट मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। तो आज का सेशन यही एंड कर दे, इज इट ओके? हेलो, ठीक है, चलो, ये राम सियाराम अग्रवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, पढ़ते रहो, एग्जाम्स नजदीक है, पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।